Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today's topic of discussion is crossing over. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी what is crossing over, what is the mechanism of crossing over, what are the factors which affect the crossing over and also the significance. In significance, I will also discuss a most important part, that is the mapping of chromosome, जिस पर क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं. तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. So let's start with the crossing over. सबसे पहले तो क्या है क्रॉसिंग ओवर. अभी तक हमने जितना भी लिंकेज में डिस्कशन किया उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक मेजर सोर्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जो कि वेरिएशंस या वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाता है गैमीट्स में, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं. So how can we define it? It is the major source of observable genetic variations within the population. सबसे पहले इसको जेनसन ने आइडेंटिफाई किया था इन 1909. देखो इन्होंने ऑब्जर्व किया था. ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि किसने ऑब्जर्व किया, तो आंसर इज जेनसन. और इन्होंने कब देखा था? ये प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1. एज यू ऑल नो कि मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं. ठीक है, तो इन्होंने मियोसिस 1 की प्रोफेज में इसको ऑब्जर्व किया था, जिसको प्रूफ किया, कंफर्म किया मॉर्गन ने इन 1910. जैसे कि आपको पता है वो किस पे काम कर रहे थे. ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉर्गन ने किस पे काम किया. उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया, तो ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस के टाइम पर सारे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ये होता है. ठीक है, इसलिए लिंकेज जो है वो इनकम्प्लीट होता है. कंप्लीट लिंकेज मिलता है सिर्फ क्लोजली लोकेटेड जीन्स के बीच में. एज आई टोल्ड यू कि ये क्रोमोसोम है, तो इन दो जीन्स के बीच में तो कंप्लीट लिंकेज मिलेगा. ठीक है, बट जो जीन्स फार अपार्ट हैं उनके बीच में इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिलेगा. ठीक है, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, मतलब क्रॉसिंग ओवर जो है ऑलमोस्ट सभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स है उनके बीच में होता ही है. अगर डेफिनेशन की बात करूं, आपको पूछा जाए कैसे आप डिफाइन करोगे व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पर एक फिगर है. ये पैटर्नल क्रोमोसोम है. ठीक है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है. दिस वंस. हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं. जैसे आप देख रहे हो पैटर्नल क्रोमोसोम में ये 2 क्रोमैटिड्स हैं. इन क्रोमैटिड्स को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स. सिमिलरली ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं इनको भी हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, और इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, बट बीच के ये जो एक ग्रीन और एक येलो जो क्रोमैटिड है इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है बेसिकली यहाँ पर आप सेकंड फिगर में देखो, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है और करस्पॉन्डिंग लोकेशन पर होता है. मतलब अगर पेरेंटल क्रोमोसोम में इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर इंड्यूस होगा तो मैटरनल क्रोमोसोम में भी इसी जगह पर क्रॉसिंग ओवर इंड्यूस होगा. इस जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा. जीन के जो 2 एलील्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा. सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 2 जीन है तो इनके बीच में, तो करस्पॉन्डिंग लोसाई पर होता है ये. ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी हो जाएगा. और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं. देखो ये देखो, अब ये 2 सेगमेंट यहाँ पर एक्सचेंज हो गए. क्लियर? तो हम डेफिनेशन क्या देंगे? इट इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द एडजेसेंट पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमैटिड्स, या हम इसको लिख सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, अगर पैटर्नल और मैटरनल की जगह आप इस वर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है. So it is the mutual exchange of the corresponding segments of the adjacent non-sister chromatids or paternal and maternal chromatids of the synapsed homologous chromosome. Synapsed means pairing हो गई है ये. इनका आपस में पास आकर पेयर बनाना पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं. ठीक है, और इसका टाइम ऑफ अकरेंस क्या होता है? ये पैकेटिन स्टेज सब स्टेज में होती है
प्रोफेज की, किसके, मियोसिस वन की। मियोसिस वन का जो प्रोफेज होता है ना काफी लंबा होता है। इस प्रोफेज के, इसको अगर मैं प्रोफेज वन नाम दे दूं तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। जिन्होंने सेल डिवीजन पढ़ा है उन्हें पता होगा कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, इस स्टेज में होता है, बिल्कुल बीच वाली स्टेज में, पैकिटीन स्टेज में। तो नीट का क्वेश्चन देखो, नीट पे क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आएगा, यही पूछा जाएगा कि किसने डिस्कवर किया प्रोसेस को, किस स्टेज में होता है ये सेल डिवीजन की, है ना। डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन आपके क्रोमोसोम मैपिंग पे बनते वो मैं बताऊंगी आपको अभी। क्लियर, तो टाइम ऑफ अकरेंस क्लियर हो गया आपको। नाउ कम टू द मैकेनिज्म पार्ट। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो एक थ्योरी दी गई ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, जिसको दिया था डार्लिंगटन ने। अगेन नाम इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं ये। थ्योरी कौन सी है क्रॉसिंग ओवर की, फेमस थ्योरी, और किसने प्रपोज की। क्लियर, पूरी प्रोसेस को उन्होंने 4 स्टेप में डिवाइड किया। पहले हम इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। 4 स्टेप हैं। तब सबसे पहला है सिनेप्सिस, जैसे अभी मैंने बताया, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स का आपस में आकर पेयरिंग करना। फिर है टेट्राड फॉर्मेशन, इनके क्रोमेटिड्स का पेयर होना, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। ठीक है, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, और फिर इनका होगा सेपरेशन या डिसजंक्शन। ठीक है, तो 4 स्टेप हैं। तो सबसे पहला है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मींस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, माने एक क्रोमोसोम ये है और एक ये है। चलो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट। सेकेंड वन इज दिस। तो एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटरनल क्रोमोसोम है। तो ये जो स्टेज बनती है इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट स्टेज। और ये कब दिखती है हमें, जाइगोटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। बाइवेलेंट स्टेज कब मिलती है, जाइगोटीन सब स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्राड फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये इसको आप एक थ्रेड मानो, मैटरनल और पैटर्नल इन्होंने लिख के दिखाया है। तो ये बाइवेलेंट स्टेज है जाइगोटीन में। ठीक है, देन पैकिटीन स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में टेट्राड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि इनके ये जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम बनाया, इसमें जस्ट ये इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर हो जाते हैं दोनों ही क्रोमोसोम के। ठीक है, तो ये हो गई 4 हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। और कब हो रहा है ये, जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोसिस वन। क्लियर, टेट्राड फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होता है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, आप यहाँ पर देखो, ये बहुत पास पास आ जाते हैं। बहुत पास पास आकर के इनके कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, ये इस तरीके का लूपिंग हो जाती है। ये जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये लूपिंग हो जाती है और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इस फिगर में दिखाया था, ये देखो यहाँ पर ये ठीक है, और ये देखो 3 जगह ये कांटेक्ट में आ रहे हैं। जहां पर ये कांटेक्ट में आते हैं वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस केस में 3 जगह क्रॉसिंग ओवर होगा। फर्स्ट केस ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। जहां ये कांटेक्ट करेंगे वहां पर क्या होगा, एक ब्रेक, डीएनए सेगमेंट में एक ब्रेक डेवलप होगा दोनों ही क्रोमेटिड्स में, और इनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज होकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, यही आपका पार्ट है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। थर्ड जो स्टेप है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये पैकिटीन सब स्टेज में ही होता है जहां पर टेट्राड फॉर्मेशन होती है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां पर कांटेक्ट करेंगे होमोलोगस साइट पर, वहां पर एक ब्रेक डेवलप होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा सेगमेंट का, और वो सेगमेंट्स रीज्वाइन हो जाएंगे। ये पीछे वाली फिगर ज्यादा क्लियर है, देखो यहाँ पर कट लगा। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान दो, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा। ठीक है, एक कट यहाँ लगा और एक कट यहाँ लगा। तो ये सेगमेंट येलो वाले के साथ जुड़ गया, देखो ये आ गया, और ये सेगमेंट सॉरी और इधर का सेगमेंट ग्रीन वाले के साथ जुड़ गया, ये आ गया, एक्सचेंज हो गया इस तरीके से मटेरियल का। सिमिलरली ऊपर की तरफ आप देखो, ये कट यहाँ लगा, फिर से दिखा देते हैं, एक कट यहाँ लगा और एक कट उसके पीछे यहाँ लगा।
ये सेगमेंट येलो वाले के साथ जुड़ गया, येलो वाला ग्रीन के साथ जुड़ गया, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज हो गया, उसके बाद क्या होता है, जो सिनेप्टिक फोर्सेस लग रहे होते हैं, जो पेयरिंग होती है ना, तो कुछ सिनेप्टिक फोर्सेस होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करते हैं। हर क्रोमोसोम अपने पार्टनर को ढूंढ लेता है बिकॉज ऑफ दिस सिनेप्टिक फोर्स। तो एट द एंड ये सिनेप्टिक फोर्स लूज होने लगते हैं, ये खत्म होने लगते हैं। इनके खत्म होने से क्या होगा कि क्रोमोसोम, देखो इस हिस्से में देखो, क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देंगे। ये डिप्लीटीन स्टेज आ गई आपकी, यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू कर देंगे, लेकिन एक जगह से जुड़े रह जाएंगे जहां पर कि एक्सचेंज हुआ था मटेरियल का, ठीक है, यानी जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, तो वहां पर ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये बन रहा है जैसे, ठीक है। इस एक्स स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कियास्मेटा। तो कियास्मेटा फॉर्मेशन किस स्टेज में होती है, कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है डिप्लीटीन सब स्टेज में। देखो, जाइगोटीन में हुआ बाइवेलेंट फॉर्मेशन, पैकेटीन में हुआ टेट्राड फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर, फिर डिप्लीटीन में हुआ डिसजंक्शन और आपका कियास्मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। कियास्मेटा फॉर्मेशन हो गया और फाइनली क्या होता है कि जहां पर ये कियास्मेटा फॉर्मेशन हुआ था वहां पर भी फोर्स लूज होने लगता है और क्रोमोसोम देखो यहाँ पर ये सेपरेट हो गए मियोसिस 1 में। ये मियोसिस 1 में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे सेपरेट हो गए और यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। अलग अलग कलर से दिखा है, आप जज कर सकते हो इजीली, ठीक है। फिर होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में क्या होगा, अब ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इस तरीके से हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। अब इन चारों में देखो, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये आ गया, ये लास्ट वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये आ गया, और बीच में दो, क्योंकि ये जेनेटिक एक्सचेंज हुआ था मटेरियल का, तो ये बन गए रिकॉम्बिनेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। यानी कि आउट ऑफ 4 गैमीट्स हमको 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले और 2 रिकॉम्बिनेंट्स मिले। अब ये गैमीट्स क्या होगा, अपनी अपनी ऑफ स्प्रिंग्स में ये कैरेक्टर्स को लेके जाएंगे और उनको इनहेरिट कर देंगे। क्लियर? तो होगा क्या रिजल्ट क्रॉसिंग ओवर का, कि 4 टाइप ऑफ गैमीट्स मिलेंगे, चारों गैमीट्स अलग हैं एक दूसरे से, और जीन्स सेपरेट हो जाते हैं और पास हो जाते हैं डिफरेंट गैमीट्स में, और गैमीट्स के साथ साथ फिर कहाँ चले जाते हैं, ये डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है। अगेन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कौन सी स्टेज में कौन सा स्टेप होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखो, मियोसिस 1 की जो प्रोफेज होती है 5 स्टेप होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लीटीन, डाइकाइनेसिस। तो जाइगोटीन से डिप्लीटीन जो बीच की 3 स्टेज है, वहां पे सीक्वेंस से सारे इवेंट हो जाते हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्मेशन होती है, पैकेटीन में टेट्राड फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लीटीन में क्या हो जाता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है और सेपरेशन होता है। सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है डिप्लीटीन में और खत्म होता है डाइकाइनेसिस तक आते आते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर पर इफेक्ट डालते हैं, तो जैसे कि लिंकेज में बताया था बिल्कुल वैसे ही सारे जो फैक्टर्स हैं मिलते जुलते हैं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं बिटवीन द 2 जीन्स, तो जितनी जीन्स की डिस्टेंस ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि मैं लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ crossing over is directly proportional to the distance between 2 genes, ठीक है। ऐसे ही याद करना है और ये सबसे इजी वे है आपको याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट एज की बात करें तो विद द ग्रोइंग एज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी या लिंकेज बढ़ता चला जाएगा। एक्सरेज या टेम्परेचर दोनों की ही बात करें, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और एक्सरेज की इंटेंसिटी भी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ crossing over is directly proportional to the intensity of X-rays. Similarly, frequency of crossing over is directly proportional to the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सपोज ये दो क्रोमोसोम हैं और इनके इस हिस्से में क्रॉसिंग ओवर हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर सेकेंड क्रॉसिंग ओवर के चांस को रिड्यूस कर देगा। मीन्स व्हाट आई वांट टू से, वन crossover lessen the chance of another crossing over occur near it. It is to occur near, crossing over to occur near it, ठीक है। So these are the factors, simple. And now the last is the significance of crossing over. देखो पहला significance, क्रॉसिंग ओवर से हो क्या रहा है, नए जीन रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो कि नई वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया कि भाई इट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स ड्यू टू जीन रिकॉम्बिनेशन। अब जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो नई वैरायटी बनी है, जो नया इंडिविजुअल बना है, डिफरेंट है जो अपने पेरेंट्स से किसी सेंस में, अगर वो इन्वायरमेंटल के लिए यूजफुल है या उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो सरवाइव कर जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल मिल गया हमको बिकॉज ऑफ दिस जीन रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो एक तरीके से इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। नए आगे आने वाली नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है अपने पेरेंट्स से, और हम ये मान के चलते हैं कि पेरेंट्स से वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में एडवांस होती है बिकॉज ऑफ दीज रिकॉम्बिनेशंस, तभी वो आगे सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंजिंग है, हर पल हर समय हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल तैयार करवा देता है इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स को ये यूजफुल ट्रेट्स प्रोवाइड कराता है ताकि ये नई वैरायटीज को आर्टिफिशियली डेवलप करा सकें, ग्रो करा सकें, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स के लिए क्रॉसिंग ओवर जो है एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, जो उन्हें नए ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, उनमें से वो यूजफुल को सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे हाइब्रिडाइजेशन करा के नई वैरायटीज को डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। और यही वजह है, बिकॉज ऑफ दिस, जो ये ब्रीडर्स जो सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ये हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950s 1960s की बात है, जब इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी तो उसकी फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए गए। उसमें अब ये था कि भाई आप हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करते हैं तो ये इतने कॉस्टली थे कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या था भाई, हमें फूड चाहिए था। तो फूड के लिए इन्होंने क्या करा, अब जेनेसिस ने अच्छी वैरायटीज, जो अच्छी यील्ड देने वाली वैरायटीज हैं या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, उनको चूज करके उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अच्छी वैरायटीज हमको कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे मिलने लगी, ठीक है, और हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो क्रॉसिंग ओवर इस चीज के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि एक रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन इंडिया। एंड द लास्ट जो कि मैं अभी बात कर रही थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर हमें पता है तो हम किसी भी क्रोमोसोम पर किसी जीन के लोकस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी लोकेशन क्रोमोसोम पर बता सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाती हूँ कि 3 जीन्स है हमारे पास, ए, बी एंड सी, उनका परसेंटेज ऑफ क्रॉसओवर दिया हुआ है हमको, हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है 20%, बी और सी के बीच में है 28%, और ए और सी के बीच में है 8%। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्रोमोसोम पर इन जीन की लोकेशन क्या है, क्या सीक्वेंस होगा जीन्स का, जो ऑप्शन दिए इनमें से चूज करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बी और सी की 28%। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये जीन्स 2
ऑपोजिट पोल्स पर हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की बहुत ज़्यादा है। जीन के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं मान के चल रही हूँ कि भाई ये जो दो जीन्स हैं, एक बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, और इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 28% है। ठीक है, अब बाकी दो को देखते हैं। ए और बी का 20% है और ए और सी का 8% है। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये कितना आ रहा है? 28%। यानी कि हमारा जो तीसरा जीन है वो बी और सी के बीच में कहीं है। जैसे ए की मैं बात करूं, ए और सी के बीच में 8% की फ्रीक्वेंसी है, तो ये सी से ज्यादा क्लोज होगा क्योंकि इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है। तो ए की लोकेशन ये आएगी। और मीनवाइल ए और बी के बीच में 20% है, तो बी और ए के बीच में ये आ गया 20% और ये आ गया 8%। तो हमारी जो सीक्वेंस निकल के आया लोकस का, बी, ए एंड सी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। B, A and C, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम अगर हमें क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी दी है तो हम क्रोमोसोम पर मैपिंग कर सकते हैं। लमसम आइडिया लग जाता है कि जीन्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। विद दिस टूडेज लेक्चर इज फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।